हेलो एवरीवन, नमस्कार। ये बात उस समय की है जब अब्दुल कलाम 15-16 साल के थे। उनकी जो कहानी है काफ़ी मार्मिक है, क्योंकि इनका जन्म 1931 को हुआ था और भारत का विभाजन का जो समय 1947 का था, तो ये 15-16 साल के हो चुके थे। तो उस वक्त की स्थिति को देखते हुए जो इनके मन में विचार जन्मा, उसके मार्मिक परिदृश्य को देखकर मुझे लगता है कि एक 16 साल के बच्चे में इस तरह का विचार का जन्म लेना अपने आप में अविस्मरणीय है। क्योंकि स्वाधीनता संग्राम चल रहा था, तो सभी लोग स्वतंत्रता संग्राम चाहते भी थे और उसी समय कलाम जी भी इसको समर्थन दिया करते थे। लेकिन वो मात्र 15-16 साल की उम्र में उनके जो मार्मिक सवाल हैं वो इस तरीके से हैं। जिस किताब से मैं पढ़ा हूँ उसके एक लाइन बाय लाइन में पढ़ देता हूँ। स्वाधीनता के नए युग की आशा कलाम और उसके साथियों के लिए रोमांचक थी। हालांकि भारत छोड़ो आंदोलन ने उन वर्षों में स्वाधीनता के लिए अभूतपूर्व लोकप्रिय समर्थन जुटाया था, लेकिन सोलोमन ने कलाम को बताया, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सिर्फ गांधी जी और उनके समकालीनों की गतिविधियों तथा विचारों का योगदान ही नहीं था, बल्कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में ब्रिटिश शासन को खत्म करने की कोशिशें भी शामिल थी। लेकिन स्वतंत्रता की उम्मीद के साथ ही एक अंधकार भी छा गया, जिसे औपनिवेशिक शक्ति ने लंबे समय से दबाकर रखा था। कलाम ने अक्टूबर-नवंबर 1946 में अखबार में छपी खबरों को अविश्वास से पढ़ा कि बंगाल के चट्टग्राम संभाग में नोआखली के जिलों में मुसलमानों ने अपने हिंदू साथियों पर काफ़ी अत्याचार किए। सांप्रदायिक हिंसा की धारणा कलाम के लिए बिल्कुल अपरिचित थी। यह उस आदर्श तथा सधर्मी समाज के बाद एक कूट सदमा थी जिसने उनके बचपन को महफूज रखा था। उनके लिए हिंदू और ईसाई पड़ोसी दोस्त और शिक्षकों से अधिक थे। वे उनके विस्तृत परिवार का हिस्सा थे। इंसान अपने पड़ोसियों को चोट पहुंचा सकता है या मार सकता है, यह सोचने मात्र से ही किशोर कलाम बहुत विचलित थे। जब गांधी जी ने 4 महीनों तक नोआखली में डेरा डाला और शांति तथा सांप्रदायिक सद्भाव बहाल करने के उद्देश्य से जिले का भ्रमण किया, तो स्वार्ज के विद्यार्थी नियमित प्रार्थना सभाओं में बैठे। उनकी शांति यात्रा की असफलता ने दिखा दिया कि सामुदायिक बंधनों का विकार कितना शक्तिशाली है। गांधी जी की यात्रा के दौरान कांग्रेस नेतृत्व ने भारत के विभाजन को स्वीकार कर लिया। मिशन और राहत शिविर परित्यक्त कर लिए गए थे। दंगों में बचे ज़्यादातर लोग पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम की ओर कूच कर गए। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 को आधी रात के ठीक बाद 12:02 पर भारत भी एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया। हिंदुओं, सिखों और मुसलमानों के बीच अभूतपूर्व स्तर का सांप्रदायिक रक्तपात हुआ, जिसकी विभीषिका को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। विभाजन में लगभग 1.4 करोड़ लोग विस्थापित हुए और तकरीबन 10 लाख की जान गई। इसने मानव इतिहास के सबसे बड़े सामूहिक देशांतर गमन को प्रेरित किया। राष्ट्रीय उथल-पुथल अभी कम नहीं हो पाई थी, तभी उग्र हिंदू राष्ट्रवादी नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को नई दिल्ली में महात्मा गांधी की हत्या कर दी। कलाम घटनाओं की इस करवट लेने से बहुत दुखी थे, जिनकी खबरें
दैनिक अखबारों के माध्यम से शांत दक्षिण की गहराई तक पहुंचती थी। उन्होंने रामेश्वर में अपने माता पिता के साथ रहने के लिए स्कूल से कुछ दिनों का अवकाश ले लिया और अंतर्मुखी हो गए। कलाम मस्जिद में अकेले बैठकर घंटों गहन मनन में खोए रहते थे। एक दिन जैनुलाब्दीन ने अपने बेटे के पास बैठकर उसके दुख का कारण पूछा। कलाम ने कहा, पिताजी, हमारा संसार अन्याय, बेईमानी और सभी तरह के दुष्टता से भरा है। व्यक्ति के स्तर पर भी, समाज के स्तर पर भी ऐसा क्यों होता है कि लोग नैतिक आचरण के बंधन तोड़ कर मनमर्जी करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। ये लाइन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जो कलाम ने मात्र 15-16 साल की अवस्था में पूछा अपने पिताजी से कि हमारा संसार अन्याय, बेईमानी और सभी तरह की दुष्टता से भरा है, व्यक्ति के स्तर पर भी और समाज के स्तर पर भी। ऐसा क्यों होता है कि लोग नैतिक आचरण के बंधन तोड़कर मनमर्जी करने के लिए स्वतंत्र महसूस करते हैं। आज ऐसा ही कुछ हमारे समाज में घटित होता रहता है। लोग अपनी नैतिकता को भूलकर दूसरे की जिंदगी में दखलंदाजी करना आज भी लोग पसंद करते हैं। समाज एक विचारधारा की ओर बहता है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी। समाज की उस विचारधारा की गहराई और दूरदर्शिता का ख्याल कभी समाज करती नहीं है। डॉक्टर अली जिन्ना ने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि इस विभाजन को स्वीकार करके वो आने वाले समय में पाकिस्तान और भारत के लिए इतनी बड़ी समस्या खड़ी कर देंगे। और आज भी दोनों देश आपस में सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं, सांप्रदायिकता के आधार पर इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हम सही हैं तो हम सही हैं। नैतिकता का जो अभाव दिख रहा है दोनों देशों के बीच, इसकी दूरदर्शिता उस समय के लोगों को बिल्कुल नहीं था। और इस कहानी के बाद इस दुर्घटना के बाद कलाम के जीवन में अविस्मरणीय परिवर्तन सा आ गया। वो समाज को एक अलग नज़रिए से देखने लग गए। हर इंसान के जीवन में लगता है एक ऐसा समय आता है जब वो अपने नज़रिए पर ज़्यादा विश्वास करने लग जाता है। समाज के कई सारे मूल्यों को वो मानने से इनकार कर देता है। कई सारी बातें समाज की समझ से परे हो जाती है कुछ लोगों के जीवन में। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां भी आ जाती है कि लोग आप पर गलत ब्लेम डाल सकते हैं। कलाम के जीवन को पढ़ने का मकसद अगर कुछ सीखना है, सकारात्मक सीखना है, तो काफ़ी खूबसूरत होगा। क्योंकि कौन सी घटना बच्चे के दिमाग पर या किसी भी इंसान के दिमाग पर क्या असर डाल रही है, इसका पता आने वाले समय में ही चल सकता है। और शांति से जब तक उस बच्चे की बात उसी के नज़रिए से नहीं समझा जाए, तो उसका कभी सकारात्मक समाधान ढूंढ पाना भी मुश्किल होता है। और समाज एक ऐसी विचारधारा की ओर चल पड़ती है, ना तो जिसकी गहराई का पता होता है, न दूरदर्शिता का, जिसके परिणाम समाज को भोगने ही पड़ते हैं। और सभी को पता है कि विभाजन के बाद कितनी बड़ी त्रासदी से देश को गुजरना पड़ा, कितने लाखों लोग बेघर हुए, बच्चे अनाथ हुए। इसकी जिम्मेदारी किसी के भी सर पर डालने से ये त्रासदी का जो भयावह चेहरा है वो किसी जो भी इससे गुजरा होगा वो कभी
महसूस नहीं कर सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वर्णन नहीं कर सकता कि क्या बीती होगी उनके ऊपर। तो आपके बच्चे के जीवन में कौन सा हादसा किस गहराई तक असर करता है, इसका पता आपको आराम से लगेगा, सकारात्मक बातचीत से लगेगा। कुछ ऐसी घटनाएं कभी कभी हर किसी के जीवन में हो जाती है जो उसे काफ़ी अलग सोचने के लिए मजबूर कर देता है। और मुझे लगता है कि कलाम की असली ज़िंदगी की शुरुआत शायद इस घटना की बात से ही हुई, क्योंकि ये जो किताब मैंने पढ़ी है इसके बाद कलाम अपनी एक सामाजिक विचारधारा को समझते हुए आगे बढ़ना शुरू किए। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है आगे चलकर कि हम ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ खूबसूरती को ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ खूबसूरती को चेहरे से, शिक्षा को मार्क्स से और इज्जत किसी इंसान को पैसे देकर दिया जाता है। और व्यक्तिगत अनुभव भी यही बताता है, जब लोग आपसे ये पूछे क्या करते हो तो समझ जाना चाहिए वो ये जानना चाह रहा है कि आप कमाते कितना हो और आपको इज्जत कितनी देनी है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी कोई इंसान आपसे पूछे आप क्या करते हो तो समझ जाइएगा वो आपसे जानना चाहता है आपकी कमाई कितनी है और आपको इज्जत कितनी देनी है। थैंक यू।